आज जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है वैदिक एज। आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 5th है, इसको आज हम क्लियर करेंगे। और इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ था। तो एक्चुअली क्या है, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एविडेंस क्लियर नहीं थे, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें एविडेंसेस नहीं मिले थे, तो क्या था, उससे पहले हम हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में वैदिक एज को ही, जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है उस एज को ही सबसे पुराना मानते थे। और वैदिक एज को ही क्या है, जो मतलब हिंदू रिलीजियन है उसका जो कल्चर है वो यहीं से अडॉप्टेड है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको कल्चर रिलेटेड मिलेंगी। तो एक्चुअली मैंने आपको जब इंडस वैली पढ़ाई थी तो आपने याद होगा आपको कि 1921 और 1922 में इंडस वैली के हमें एविडेंसेस मिले थे। और उससे पहले वैदिक एज को ही हम क्या मानते थे, सबसे ज़्यादा पुराना क्या सेटलमेंट इंडिया का मानते थे। तो इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, जैसे जैसे एविडेंसेस मिले वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती गई। और माना गया कि एडवेंट ऑफ आर्यंस, मतलब आर्यंस का जो आगमन हुआ, जब आर्यंस आए तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया मतलब एशिया जो है, एशिया कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के सेंटर से ये कौन आए, आर्यंस आए। और इसी टाइम से वैदिक एज की शुरुआत हुई। तो अभी दो वर्ड्स हमारे सामने नए आए हैं, एक तो आर्यंस और दूसरा वैदिक। वैदिक का मतलब होता है नॉलेज, तो मतलब आ एरा ऑफ नॉलेज। वैदिक एज को आ एरा ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। मतलब उस टाइम पे सैक्रेड बुक्स जो आप वेदास पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थववेद, यजुर्वेद, जिनके हम नाम सुनते हैं, गायत्री मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, देवताओं की पूजा होना, तो ये सब इसी टाइम से हमें मिलते हैं। और आर्यंस का मीनिंग क्या है, आर्यंस का मीनिंग है सुपीरियर, मतलब एक कम्युनिटी जो अपने आप को सुपीरियर मानती है कंपैरिजन करके दूसरों से कि हम तुमसे अच्छे हैं या हम बेस्ट हैं, तो वो क्या है, वो आर्यंस है। अब आर्यंस बेस्ट कैसे हैं, एक्चुअली क्या हो, जब लिविंग बीइंग, उनके रहने का तरीका दूसरों से अलग होता है। ऐसा तरीका जहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो रही हों। तो जब सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो रही हों, सारे लोग बहुत अच्छे से रह रहे हों, लाइफ साइकिल बहुत अच्छा हो लोगों का, चोरी चकारी ये सब चीज़ें, क्राइम्स वगैरह ना हों, तो लोग अपनी सोसाइटी को सुपीरियर सोसाइटी मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्यंस में थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को सुपीरियर मान लिया। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ आर्यंस हमने पढ़ लिया, आर्यंस का मीनिंग पढ़ लिया, वैदिक का मीनिंग समझ लिया। वैदिक का मतलब नॉलेज होता है, और कैसे कैसे नॉलेज के बारे में भी हम और क्लियर करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट हुआ था वैदिक एज का, कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो 1500 BC के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। दो पार्ट्स में वैदिक एज को डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, इसको भी हम समझेंगे। अब हम सेटलमेंट पे आते हैं कि रहना किस तरह का था। तो जब इन्वेड हुए आर्यंस, तो एक सोसाइटी है इंडस वैली, जिसको आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इंडस वैली इस टाइम से पहले थी। तो इन्होंने क्या किया, इंडस वैली के ही जो कॉर्नर्स थे वहाँ पे रहना चालू किया। या तो अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, इस टाइम से पहले इंडस वैली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है, किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, या फिर क्या है, इन्होंने इंडस वैली को कैप्चर कर लिया और ऑक्यूपाई कर लिया। इसके कोई एविडेंसेस नहीं है, तो ये हम बेसिक्स मान लेते हैं टॉपिक समझने के लिए। तो इस तरह से रहना स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, जो इंडस वैली का ही रीजन था वहीं पे स्टार्ट हुए, फिर धीमे धीमे स्प्रेड हुए, फैले, ओवरऑल इंडिया में फैले। और वो जगह फैले जहाँ पे क्या थी, रिवर्स थी। रिवर्स के कॉर्नर पे रहने का रीज़न क्या है, एक्चुअली जो आर्यंस हैं उन्हें नॉलेज है एग्रीकल्चर की। तो जब इंसान को एग्रीकल्चर की नॉलेज होगी तो वो उन एरियाज़ पे पहुंचेगा जहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं इरिगेशन के लिए, तो वहाँ वो पहुँचते हैं रिवर्स के कॉर्नर पे। और इसी टाइम पे इंडिया को सप्त सिंधु भी कहा जाता है। ठीक है ना, इंडिया के जैसे आपने बहुत सारे नाम पढ़े हैं, भारत पढ़ा है, भारतवर्ष पढ़ा है, हिंदुस्तान पढ़ा है। तो इस टाइम पे इंडिया को आर्यंस का जो अर्ली पीरियड है, उस टाइम पे आर्यंस इंडिया को सप्त सिंधु बुलाते हैं। सप्त सिंधु का मतलब है द एरिया ऑफ 7 रिवर्स, वो देश या वो जगह जहाँ पर क्या है 7 रिवर्स हैं। तो
टोटल 7 रिवर्स हैं इंडिया में, और उसके अकॉर्डिंग ही इंडिया को क्या बुलाते हैं, सप्त सिंधु बुलाते हैं। तो इस तरह से उनका सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा, सेटलमेंट में एक चीज़ और क्लियर है, जिस तरह से इंडस वैली के लोग रह रहे थे कि एक सोसाइटी में जहाँ मतलब बाथरॉब्स हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े बाथरूम्स हैं और गलियाँ हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, घर बने हुए हैं हाई टाइप के, मतलब ब्रिक्स का यूज़ है, उस टाइप से ये सोसाइटी नहीं थी, ये हट्स में रहा करते थे, जैसा आपने रामायण या महाभारत में देखा है आश्रमों में या उस टाइप का, तो उस टाइप का रहना था। और अर्ली वैदिक एज मतलब स्टार्टिंग वैदिक एज में क्या था, छोटे छोटे ग्रुप्स में सोसाइटी रहा करती थी जिन्हें जन कहा जाता था, ठीक है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे जिन्हें जन कहा जाता था, और इन्हीं जन का जो लीडर होता था उसे राजन कहा गया, और राजन से ही राजा वर्ड निकला है। इसके बाद सोर्सेज जो हमें मिलते हैं तो हम उनके बारे में पढ़े हैं। लिटरेसी सोर्स मिले हैं हमें बहुत क्लियरली, ठीक है। तो पहले हम लिटरेसी सोर्सेज के बारे में क्लियर करेंगे क्या हैं। जितने भी वेदास हैं इस टाइम के वो सारे लिटरेसी सोर्सेस हैं। तो आपने जीके की बुक में कई बार पढ़ा है कि हमारे जो वेदास हैं या उपनिषद हैं वो कितने हैं, तो वेदास हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ये क्लियरली देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। अब इन वेदास में क्या क्या है ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ऋग्वेद जो है वो फर्स्ट वेद है, उसको ओल्डेस्ट वेद और सैक्रेड वेद भी कहा जाता है, मतलब सबसे पवित्र है, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है, जिससे किसी भी सिविलाइजेशन या कल्चर के बारे में क्या मिलता है, उनके रहने का तरीका, कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, कौन कौन चीज़ें माननी चाहिए, तो वो ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में एक चीज़ और है, यहाँ पे जो डिवाइडेशन है ऋग्वेद के अंदर का वो 10 ग्रुप्स में है, तो 10 ग्रुप्स हैं और उसमें 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स का मतलब मंत्र होता है, ठीक है ना, तो 1028 हाइम्स हैं। इन्हीं हाइम्स में क्या है, जो मंत्र हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र हुआ या ओम के मंत्र हुए, या किसी मतलब जैसे किसी देवता की पूजा करते हैं तो उनके लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वो मंत्र हैं। गायत्री मंत्र इसके जो 3rd पार्ट जो मैंने आपको 10 पार्ट बताए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3rd पार्ट में है, ठीक है ना। सामवेद क्या है, सामवेद में म्यूज़िक की नॉलेज है, और जो आप म्यूज़िक की क्लास लेते हैं सुरों की जितनी भी नॉलेज होती है वो सामवेद से ही मिली है। यजुर्वेद सैक्रिफाइस्ड वेद है, इस वेद में वॉरियर्स, यज्ञ, सैक्रिफाइस, जो आपने टीवी में देखे होंगे अश्वमेघ यज्ञ या राजसू यज्ञ, जिसमें राजा घोड़ा छोड़ देता है और दूसरे राजा अगर उसे पकड़ते हैं तो उन्हें युद्ध करना पड़ता है, तो उन सब का डिस्क्रिप्शन है। और अर्थववेद जो है उसमें ब्लैक मैजिक की डिस्क्रिप्शंस हैं, मतलब काला जादू है, वशीकरण है, जैसे हमको अगर ये आता हो तो हम तुम पे काला जादू करा देंगे, ठीक है ना, और तुम पढ़ने लगोगे, ठीक है, तो उस तरह से अर्थववेद है। तो हम इनको थोड़ा सा रिफ्रेम करेंगे। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, ऋग्वेद में 10 ग्रुप्स हैं और उनमें 1028 हाइम्स हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही इंक्लूडेड है 3rd पोर्शन में, ठीक है ना। सामवेद म्यूज़िक से रिलेटेड वेद है, यहीं से हमें म्यूज़िक के जो स्वर हैं उसके बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में सैक्रिफाइस, वॉर और जो यज्ञ होते थे उनके बारे में पता चला। और अर्थववेद क्या है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वेद है। इस टाइम पे अब जो रिलीजियन पॉलिसी थी तो वो समझ लीजिए, इस टाइम पे भगवान विष्णु या शिव जी या ब्रह्मा जी की पूजा लोग कम करते थे। नेचुरल रिलेटेड जो राजा हैं, नेचुरल रिलेटेड जो देवताज हैं उनकी पूजा हुआ करती थी, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, इन देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। और इंद्र उस टाइम पे सुपीरियर गॉड थे,
ठीक है। अब इसको बांटा गया दो पार्ट्स में, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। मतलब एक टाइम वो है जहाँ पे आर्यंस आए और उन्होंने अपना सेटलमेंट स्टार्ट किया, और फिर धीमे धीमे सोसाइटी ने जितने और चेंजेस कर पाए उसको लेटर वैदिक एज कहा गया। तो अर्ली वैदिक एज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम है वो अर्ली वैदिक एज का ही है लगभग। अर्ली वैदिक एज में लोग कैसे रहते थे, तो जन्स छोटे ग्रुप्स में रहते थे और उनका जो लीडर होता था वो राजन कहलाता था। जैसे आपने रामायण या महाभारत में सुना है कि इतने बड़े बड़े एम्पायर के राजा, या फिर आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना है या और राजाओं के बारे में सुना है, मुगल्स अकबर के बारे में सुना है, तो इतने बड़े राजा इस टाइम पे नहीं होते थे। सोसाइटी बहुत नॉर्मली डिवाइडेड थी, कास्ट सिस्टम भी मैं समझाऊंगा कैसे। और एक चीज़ और थी, नॉन वाइट और वाइट, दो टाइप से। सबसे पहला जो डिफरेंस है सोसाइटी का, वो वाइट और नॉन वाइट में है। मतलब जो गोरे लोग हैं वो क्या हैं, आर्यंस हैं, और जो गोरे नहीं हैं, ठीक है, वो क्या हैं, नॉन आर्यंस हैं। तो नॉन आर्यंस इस टाइम पे स्लेव्स होते थे, दास होते थे आर्यंस के, और जैसे आर्यंस चाहते थे उन पे अपना हक जमाते थे और वैसे ही उनसे काम कराया करते थे। लेटर वैदिक एज में क्या होता है, या लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, जो राजा हैं उन्होंने अपना एरिया एक्सपेंस कर लिया है, बढ़ा लिया है। राजा बड़े बड़े राजा हो गए हैं। इसी टाइम पे जो टाइटल है सम्राट का या महाराज का वो आता है, और जो सोसाइटी है वो उसी तरह से डिवाइडेड है। सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे जो लॉर्ड पशुपति हैं भगवान शिव, उनकी पूजा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और बाकी इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, इन देवताओं की पूजा एज इट इज होती रहती है। तो हमने इन दोनों को समझ लिया। अब इन दोनों टाइम पे कास्ट सिस्टम सेम ही था, लेकिन कास्ट सिस्टम को मानने में डिफरेंसेस था। तो वो डिफरेंसेस हम अभी क्लियर कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है सोशल लाइफ में कि कास्ट सिस्टम क्या था। तो कास्ट सिस्टम में मैंने 4 नाम लिखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। अब ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स मोस्टली प्रीस्ट होते थे और टीचर्स होते थे, जो सेक्रेड नॉलेज लोगों को देते थे आश्रम में, या फिर मतलब आश्रम में होते थे या राजाओं के दरबार में होते थे। तो ये हाईएस्ट पोजीशन थी जिनको सब लोग मानते थे और रिस्पेक्ट देते थे। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय आर द वॉरियर्स, मोस्टली राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, और साथ में वो लोग जो राजाओं के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उन सबको क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था। तो ये वॉरियर्स होते थे। वैश्य में फार्मर्स, शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स, जो लोग व्यापार करते थे उनको वैश्य बोला जाता था। और शूद्र लोअर है। लोअर में ये माइनल जॉब्स करते थे। माइनल जॉब्स का मतलब है जैसे नालियाँ साफ करना, दूसरों के काम करना, या लोगों का दाह संस्कार करना। तो ये काम शूद्रास किया करते थे। इस टाइम पे एक चीज़ और है जो अभी ज़रूरी है। अर्ली वैदिक एज में लोगों से कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, टैक्सेशन स्टार्ट हो गया था। कॉइन्स का कोई कॉलम इन दोनों पीरियड्स में नहीं है, मतलब कोई भी कॉइन्स इस टाइम के नहीं मिले हैं। इस टाइम पे राजा कोई भी हो सकता था, अपनी पावर, सुपीरियरिटी या फिर लोगों के लिए जो अच्छा करता था वो राजा होता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चेंज हो गया और राजा का बेटा ही राजा बनने लगा था। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे राजा होता है तो राजा का जो मिनिस्ट्री होती है, तो उस मिनिस्ट्री को दोनों पीरियड्स में रत्नानी कहा जाता था। और यहाँ लिमिटेड रत्नानी होती थी, मतलब मिनिस्ट्री लिमिटेड होती थी। और इस टाइम पे क्या था, मिनिस्ट्री इंक्रीज हो चुकी थी। क्योंकि अब इंक्रीज क्यों हुई मिनिस्ट्री, उसका एक रीज़न है कि इस टाइम पे क्या था, सोसाइटी छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइडेड थी, राजा छोटे छोटे थे, और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंस करके बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए, और तब उन्होंने टाइटल लिया सम्राट का या महाराज का। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम की ही जो आप महाभारत समझते हैं या रामायण, जिसको भी हम बहुत सेक्रेड मानते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, राम भगवान की पूजा करते हैं, तो ये दोनों जो एविडेंस हैं वो लेटर वैदिक पीरियड्स के ही हैं। अब इसके बाद जो हमें टॉपिक कवर करना है वो पॉलिटिकल लाइफ समझना है, रिलीजन समझना है, लोग कैसे रहते थे, और बाकी के जो एविडेंसेस हैं वैदिक एज के वो समझने हैं। तो अगले हम पार्ट 2 में क्लियर कर लेंगे।